चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग ओटी जोन एंड एथिकल एंड लीगल इश्यूज। टॉपिक पहले से तो बताया हुआ है, सो आई थिंक सो। हमारा एक क्लास है नर्सिंग फाउंडेशन का इंट्रोडक्शन करके एक क्लास है, उसमें हमने बताया हुआ है एथिकल एंड लीगल इश्यूज़, पर हम थोड़ा आज और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे इसका। और अच्छा, मुझे ये थोड़ा बता दो, मेरा वॉइस अभी क्लियर है या फिर कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर सर। क्लियर है। चलो फिर बात करते हैं पहले ओटी जोन के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन पूछ लेता है ओटी जोन का कौन सा वाला एरिया पे क्या चीज़ें होता है, ठीक है ना। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ओटी जोन जो है, ओटी को जाने से पहले हमारा क्या क्या एरियाज़ है, ओटी को मिला के, एक्चुअली नॉट पहले, ओटी को मिला के क्या क्या एरियाज़ हैं या जोन हैं, उसे हम बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो ओटी जोन अगर देखें तो ओटी जोन के रिगार्डिंग किसी को पता है? पहले से बता दो, ओटी जोन क्या क्या एरियाज होता है ओटी जोन के अंदर? प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। यस, वेरी गुड। बता दो क्या क्या एरिया? नहीं पता? चलो तो पहले बता देते हैं। ओटी जोन के अंदर ना 4 एरिया आता है। एक है क्या? प्रोटेक्टिव जोन, ठीक है, प्रोटेक्टिव जोन आता है। द सेकेंड इज कॉल्ड एज व्हाट? द क्लीन जोन। द थर्ड एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट? इज योर स्टीराइल और aseptic zone. Aseptic zone. And the number 4 is called as what? Is your disposal zone. Disposal zone. तो हमारे पास ना ओटी जोन के अंदर ना 4 एरियाज आता है, प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, एंड देन स्टीराइल और aseptic जोन, एंड द फोर्थ इज कॉल्ड द डिस्पोजल जोन। तो हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि प्रोटेक्टिव जोन के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है और प्रोटेक्टिव जोन है क्या, एंड वैसे क्लीन जोन क्या है और इसके अंदर क्या चीज़ें आता है, स्टीराइल और एसेप्टिक जोन क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें आता है, और डिस्पोजल जोन है क्या। तो एक एक करके समझते हैं। पहला वाला आ रहा है हम लोग हमारा एक प्रोटेक्टिव जोन। प्रोटेक्टिव जोन मतलब क्या? दिस इज आउटर मोस्ट एंट्री और एग्जिट जोन ऑफ द ओटी कॉम्प्लेक्स। ओटी कॉम्प्लेक्स से अगर किसी किसी को अंदर आना है ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर या फिर बाहर जाना है, सो दिस इज द एरिया, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द जोन। ये जो जितना हमने पढ़ा, ये 4 एरिया, सबसे आउटर मोस्ट इज द प्रोटेक्टिव जोन, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव जोन इज द आउटर मोस्ट, this is the outermost zone for the entry and exit, for entry and exit, ठीक है ना, ऑफ ओटी कॉम्प्लेक्स, ऑफ ओटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर आता है हमारा चेंजिंग रूम, ठीक है। इसके अंदर और क्या आ रहा है? ट्रांसफर बे, ट्रांसफ़र बे। ट्रांसफ़र बे मतलब क्या? जहाँ पर कोई भी हमारा कोई इक्विपमेंट हुआ या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी हुआ, वो रिसीव करने के लिए यहाँ से हम रिसीव या फिर कुछ देना चाहते हैं, तो फिर ये वाला एरिया से हम एक्सचेंज करा सकते हैं। लेना देना यहीं पे बेसिकली होता है प्रोटेक्टिव जोन के अंदर। जैसे कि रिसीविंग एरिया फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड इक्विपमेंट्स, रिसीविंग area for metal and equipments, सो ये होता है ट्रांसफ़र बे। अभी ट्रांसफ़र बे को छोड़ के और क्या होता है? जैसे कि पेशेंट वेटिंग एरिया, ये भी प्रोटेक्टिव जोन में हो सकता है, पेशेंट वेटिंग एरिया। देन स्टोर, हमारा कोई मेडिकेशन का हुआ या इक्विपमेंट ओटी का जो स्टोर रूम होता है वो भी यहाँ पे हो सकता है, एंड रिकॉर्ड रूम, एंड रिकॉर्ड रूम्स। तो ये प्रोटेक्टिव जोन के अंदर ये चीज़ें आता है क्या क्या? एक है चेंजिंग रूम, ट्रांसफर बे, पेशेंट वेटिंग एरिया, स्टोर एंड रिकॉर्ड रूम।
सो प्रोटेक्टिव जोन होता है जो कि सबसे बाहर वाला होता है, आउटर मोस्ट, जहाँ पर हम एंट्री या एग्जिट करते हैं ओटी से, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ें रिगार्डिंग प्रोटेक्टिव जोन। दिस इज द फर्स्ट जोन ऑफ द ओटी। द सेकेंड जोन इज कॉल्ड एज व्हाट? द क्लीन जोन। ये भी ओटी के अंदर हमने गया नहीं है, ओटी के बाहर ही है। ओटी है जो कि स्टीराइल और एसेप्टिक जोन है, ठीक है ना। सो ये एसेप्टिक जोन पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे बाहर है, जो कि क्या बोला हमने, ये वाला प्रोटेक्टिव जोन। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टिव जोन सबसे अंदर वाला जो है ना वो है ओटी, जो कि एसेप्टिक या क्लीन जोन होता है। बीच में आता है कौन सा वाला? दिस इज योर क्लीन जोन, ठीक है ना। तो ओटी मतलब क्या? दिस इज एसेप्टिक जोन, ये भी मान के चलते हैं एसेप्टिक, एंड दिस इज योर प्रोटेक्टिव जोन, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव जोन, एसेप्टिक जोन एंड क्लीन जोन, ये वाला क्लीन जोन हो गया। अभी क्लीन जोन का काम क्या है? दिस कनेक्ट, ये कनेक्ट क्या क्या करता है बताओ? प्रोटेक्टिव जोन को ओटी जोन के साथ या एसेप्टिक जोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बात समझ रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। सो क्लीन जोन का काम क्या है? दिस connects the aseptic zone with the protective zone. Is it clear? बात समझ में आ रहे हैं? So yes, the sir. second clean zone is what? This connects the protective zone with aseptic or sterile zone, जो कि बेसिकली ये वाला एरिया है, जो कि बेसिकली क्या होता है? ओटी होता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या रहता है बताओ? ये क्लीन जोन के अंदर हमारा क्या रहता है? प्री ऑप रूम रह सकता है, प्री ऑपरेटिव रूम, ठीक है ना। पोस्ट ऑप रूम रह सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रह सकता है? पोस्ट ऑप रूम, या फिर बोल सकते हैं क्या, रिकवरी रूम बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्टोर रूम फॉर स्टीराइल इक्विपमेंट, स्टोर रूम फॉर स्टीराइल इक्विपमेंट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर क्लीन जोन। उसके बाद आते हैं क्या? स्टीराइल और असेप्टिक जोन। ये आता है थर्ड वाला, स्टीराइल, और वी कैन से दिस इज योर असेप्टिक जोन, जहाँ पर हमारा ओटी रहता है बेसिकली, ठीक है। इट इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग एरिया और ऑपरेटिंग रूम विच आर बेसिकली केप्ट स्टीराइल। दिस इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग रूम, this includes the operating room which are kept sterile, that is called the sterile or aseptic zone. इसके अंदर क्या आ रहा है? हमारा ऑपरेटिंग रूम आएगा, ऑपरेटिंग रूम, स्क्रबिंग स्टेशन, गाउनिंग एरिया, गाउन जहाँ पर पहनना चाहिए, गाउन एरिया, स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली एरिया, so these are coming under the sterile or aseptic zone. The last वाला आता है number 4 is your disposal zone. डिस्पोजल जोन। अभी डिस्पोजल टर्म से ही पता चलता है कि मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डाटी मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर डाटी क्लॉथेस हुआ या फिर जो भी वेस्ट निकला ओटी से, वो सारा यहाँ पे फेंका जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर डाटी यूटिलिटी रूम और कॉरिडोर, जो भी हमारा मतलब डाटी या वेस्ट निकलता है वो डिस्पोजल करने के लिए यहीं पे फेंका जाता है। सो दिस इज द एरिया इन विच देयर इज डाटी यूटिलिटी और डिस्पोजल कॉरिडोर। देयर इज डाटी
डर्टी यूटिलिटी और डिस्पोजल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये हो गया 4 डिफरेंट जोन्स जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा वाला जोन कहाँ पर है और इसके अंदर क्या चीज़ें आता है। तो आई थिंक सो सबको याद रहेगा। तो क्या क्या जोन होता है हमारा, एक है क्या बताओ, प्रोटेक्टिव जोन। ठीक है, सेकंड वाला क्या आता है बताओ, क्लीन जोन। क्लीन जोन। नंबर 3 में क्या आ रहा है बताओ, स्टेराइल जोन। स्टीराइल और असेप्टिक जोन। और नंबर 4 दिस इज डिस्पोजल डिस्पोजल जोन। याद रहेगा 4 डिफरेंट जोन्स, क्या क्या इसके अंदर आता है। सबसे बताओ, सबसे आउटर मोस्ट कौन सा वाला है, जल्दी बताओ। दिस इज प्रोटेक्टिव जोन। प्रोटेक्टिव जोन। ये मुझे बताओ रिकवरी रूम कौन सा वाला जोन में आता है। सर ये क्लीन जोन। दिस कम्स अंडर योर क्लीन जोन। ठीक है ना। स्क्रब एरिया कहाँ पे आता है, स्टेराइल जोन। स्टीराइल जोन। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है। और विच जोन कनेक्ट्स द प्रोटेक्टिव जोन एंड असेप्टिक जोन। कौन सा वाला जोन है जो प्रोटेक्टिव जोन को असेप्टिक जोन के साथ जोड़ के रखता है। आंसर इज क्लीन जोन। मतलब ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है और तुम्हें मतलब आंसर देना है, पर पता तो होना चाहिए ना जोन क्या क्या है और इसके अंदर क्या चीज़ें आता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी बात करेंगे रिगार्डिंग द एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। बाय डेफिनेशन सेज दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स ये बताता है, जैसे मोरल प्रिंसिपल हमारा बताता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ मोरल प्रिंसिपल जहाँ पर ये बताता है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। खुद का ओपिनियन को मतलब मुझे जो सही लगता है और गलत लगता है उसके हिसाब से नहीं, जो बेसिकली हमारा जो सोसाइटी और नेचर ने जो हमें बताया है या सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ नॉलेज। या फिर हमें ना गवर्नमेंट ने एक दिया है गाइडलाइन कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, तुम्हारा ओपिनियन के ऊपर नहीं। ठीक है ना। तो एथिक्स ये बोलता है दिस आर द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जो हमें गाइडलाइन में बताया गया ये वाला सही है, ये वाला गलत है, उसके ऊपर बेस करके जो हम बताते हैं दैट इज कॉल्ड एथिक्स। हमारा ओपिनियन नहीं है। सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस which are sometime we are saying the code of ethics, right? So or we are saying the body of knowledge is called as the ethics. ethics बोलता है कि हमें कैसे डिस्टिंक्ट करना, हमें कैसे अलग करना है, कौन सा वाला सही चीज़ है, हमारा काम सही है और कौन सा गलत है। कभी कभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी प्रोसीड्योर हुआ, कुछ हुआ, कभी कभी हम ऐसे डिलेमा में आते हैं कि ये हम सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। तो वो डिसाइड करना इज कॉल्ड एज एथिक्स। ठीक है ना। तो अगर हम वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हाँ पेशेंट के लिए ये सही है या गलत है, तो फिर हम गलत चीज़ भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सो हमारे लिए वैसे कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है जहाँ पर ये बताया गया कि तुम अगर डिलेमा में आओगे तो फिर क्या करना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल ओपिनियन। तुम्हें जो लग रहा है कि हाँ ये सही है गलत है, उस हिसाब से नहीं है। तो हमें क्या करना, वी हैव टू फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स टू फाइंड आउट कि विच इज़ रॉन्ग एंड विच इज़ राइट। राइट, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे बॉडी ऑफ नॉलेज क्या इज द कोड ऑफ एथिक्स। These are written guidelines, these are written rules and regulations we have to follow to differentiate which is right and which is wrong. Is it clear? Is it clear? समझ में आया? चलो। Yes sir. So हम अपना हिसाब से नहीं बता सकते कि वो सही है या गलत है। तो हमारे पास जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम बताएंगे
कि जो हम प्रैक्टिस करने जाएंगे वो सही है या गलत है। अगर सही है तो जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। हालांकि हमारा इंडिविजुअल ओपिनियन बोलता है कि हम सोचेंगे कि यह सही है, पर गाइडलाइन के हिसाब से गलत है तो हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन, इसलिए बोला गया, सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न्ड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। नाउ व्हाट इज एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल आर द कोड्स और स्टेटमेंट्स और द गाइडलाइंस दैट डायरेक्ट और गवर्न नर्सिंग एक्शन। तो एथिकल प्रिंसिपल या कोड्स ये बताता है कि हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। दिस डायरेक्ट मतलब क्या, हमारा डायरेक्शन देता है, हमें डायरेक्शन देता है कि तुम ये करो, ठीक है ना। हमारा जो नर्सिंग एक्शन होता है, जो प्रोसीड्यूर्स होता है, तुम्हें ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सो एथिक्स इज बेस्ड ऑन दिस एथिकल प्रिंसिपल्स। सो ये प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी शुड नो, लाइक क्या क्या हमारे पास प्रिंसिपल है। सो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑटोनॉमी हुआ, एथिकल प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो एथिकल प्रिंसिपल मतलब क्या, दिस आर सम स्टेटमेंट्स ऑफ द कोड्स विच डायरेक्ट आवर नर्सिंग एक्शंस। हम जो करने जा रहे हैं प्रोसीड्यूर या फिर कुछ भी इंटरवेंशन देने जा रहे हैं, तो इंटरवेंशन को डायरेक्शन देना ये एथिकल प्रिंसिपल का काम है। अभी वो रिटीन जो गाइडलाइन है एथिकल प्रिंसिपल, तो पहला प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या, द रेस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड मेकिंग वंस ओन डिसीजन। हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए इंडिविजुअल डिसीजन को। मतलब हमारे पास एक पेशेंट आया, पेशेंट बोलेगा कि मुझे ये मेडिकेशन नहीं लेना, या फिर जो भी हम सर्जरी प्लान किए हैं वो सर्जरी को मना कर रहा है कि नहीं मुझे वो सर्जरी नहीं करना। क्या हम ज़बरदस्ती करा सकते हैं, नहीं करा सकते, ज़बरदस्ती मेडिकेशन नहीं दे सकते। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल्स डिसीजन और डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसने जो डिसाइड किया उसको हमें रेस्पेक्ट देना, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। सो आई गिविंग रेस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल दैट। और ऑटोनॉमी मतलब क्या, सेल्फ डिसीजन, खुद का ओन डिसीजन जो है ना पेशेंट का, वो खुद का डिसीजन को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। वी आर लिविंग ऑन द पेशेंट। हम अपना ओपिनियन या डिसीजन नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम कुछ भी इंटरवेंशन नहीं दे सकते। हमें हालांकि लग रहा है कि पेशेंट को फीवर है, पैरासीटामोल इंजेक्शन देना है, पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना, हमें लगता है कि हाँ ये सही है, पर हम नहीं दे सकते। सो यू हैव टू रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है ना, इंडिविजुअल राइट्स। एंड यहाँ पे अगर पेशेंट बोल रहा है कि इंजेक्शन नहीं लेना, मैं टैबलेट खाऊंगा, हाँ वी कैन गिव द ऑप्शन कि अगर इंजेक्शन नहीं लोगे तो फिर टैबलेट ले सकते हो। सो दैट कैन बी पॉसिबल, बट हम इंजेक्शन को डायरेक्टली फोर्सफुली नहीं दे सकते, ठीक है ना। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रेस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल्स राइट। समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next principle is called non-maleficence. Non-maleficence मतलब क्या, causing no harm to other, causing no harm to other, causing no harm to other, किसी दूसरे को हमें हार्म नहीं पहुंचाना, that is called non-maleficence. Non मतलब no, maleficence मतलब हार्म, ठीक है, maleficence मतलब हार्म, ठीक है, एंड नॉन मतलब नो, नो हार्म, नो हार्म टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड नॉन मैलिफिसेंस, ठीक है। सो द ऑब्लिगेशन टू डू और कॉज नो हार्म टू अदर्स is called as non-maleficence. In providing care, the nurse is obliged to refrain from acts that is unnecessarily cause injury, harm or suffering. ठीक है, सो हमें रिफ्रेन मतलब क्या, दूर रहना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए अगर कोई काम हमारा या इंटरवेंशन अननेसेसरीली किसी पेशेंट का इंजरी करेगा, हार्म करेगा या फिर उसे तकलीफ पहुंचाएगा, तो फिर हमें उससे दूर रहना चाहिए. सो वी शुड नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्शंस दैट विल create injury, harm or suffering to the patient. So this is called causing no harm to the others, called non-maleficence. कोई डाउट बताओ, कोई डाउट क्या? No, sir. नहीं.
तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस मतलब क्या? बेनिफिट पहुंचाना, ठीक है ना, टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों का क्या मतलब कुछ अच्छा करना, ठीक है, डूइंग गुड टू द अदर्स, एंड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड द हार्म्स। इसका मतलब है बेनिफिट रिस्क कैलकुलेशन। इसका मतलब है रिस्क बेनिफिट कैलकुलेशन मतलब क्या? किसी भी इंटरवेंशन देने से पहले हम ये समझ लेना जरूरी है, ये मेडिकेशन देने से पेशेंट को तो रिस्क होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम NSAID देते हैं तो NSAID से हमें पता है कि क्या होगा? पेप्टिक अल्सर होगा, है ना, बोलो। अगर लॉन्ग टर्म यूज होगा तो क्या होगा? देयर इज अ साइड इफेक्ट कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। तो NSAID देने से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? हालांकि यहाँ पे तो ये रिस्क तो है डेफिनेटली, राइट, और बेनिफिट क्या मिलेगा उसको, ठीक है ना। NSAID देने से अगर वो अक्यूट पेन में है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अक्यूट पेन में है और हमें NSAID देना जरूरी है, अभी रिसेंटली जो पेन हो रहा वो बियर नहीं कर पा रहा, तो हमें क्या करना? वहां पे देना जरूरी है। यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है कंपेयर टू द रिस्क, ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि NSAID से पेप्टिक अल्सर होगा तो हमारा ये दिमाग में है कि अगर ये लॉन्ग टर्म यूज़ करेगा तो होगा। तो अभी के लिए क्या अक्यूट पेन, अभी इमीडिएटली जो सीवियर पेन हो रहा उससे तो कम करना जरूरी है, तभी रिसेंटली मतलब इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए तो हमें देना जरूरी है। सो हमें रिस्क एंड बेनिफिट कैलकुलेशन करना है और उसके बाद हम सोचना कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो मोस्टली अगर हम सोच रहे हैं कि ये डेफिनेटली देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, जो भी हो ये डेफिनेटली, अगर हम ये सोच रहे हैं कि NSAID लॉन्ग टर्म में नहीं देना या फिर किसी को ऑलरेडी पेप्टिक अल्सर है तो NSAID नहीं दे सकते, तो वो डिसाइड करना इज व्हाट वी आर डूइंग गुड टू द अदर्स और डूइंग गुड फॉर द पेशेंट, ठीक है ना। जो भी हम सोच रहे हैं अभी देना जरूरी है क्योंकि उससे पेप्टिक अल्सर मान के चलते हैं नहीं हुआ है, ठीक है, अक्यूट पेन को मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेप्टिक अल्सर नहीं देंगे, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द पेशेंट। सो वट एवर यू आर थिंकिंग is good for the patient. So that is called beneficence. So what we are doing good for the others or good to the others. That is called beneficence, or to maintain a balance between benefit and the harm. ठीक है ना। तो बेनिफिशियंस में हमें क्या करना? बैलेंस। हालांकि हर चीज में बेनिफिट एंड हार्म होता है, सो वी हैव टू मेंटेन ए बैलेंस। हार्म ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो ऑलवेज देयर शुड बी मोर बेनिफिट, ठीक है ना, कंपेयर टू द हार्म। तब हम दे सकते हैं। व्हेन बेनिफिट एंड हार्म विल बी इक्वल, देन मतलब ये थियोरिटिकली थोड़ी ना हम ये से थियोरिटिकली बोल रहे हैं कि हाँ दोनों बेनिफिट एंड हार्म सेम है, बट ऐसे नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली कैलकुलेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है ना। बट बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द हार्म फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। हार्म ज़्यादा और बेनिफिट कम है मतलब नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बेनिफिशियंस, ऑटोनोमी, नॉन मैलिफिशियंस एंड बेनिफिशियंस। कोई डाउट बताओ ये तीनों में? सर Then one important terminology which called as the paternalism. Paternalism is very important. Paternalism मतलब क्या? Is an undesirable outcome of the beneficence. Undesirable outcome मतलब क्या? अनडिजायरेबल आउटकम हम जो चाहते नहीं है वैसे आउटकम या रिजल्ट आना बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियंस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द बेनिफिशियंस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या? हम चाहते हैं कि पेशेंट का अच्छा हो और इसके वजह से कुछ खराब हो गया। खराब क्या? अनडिजायर्ड आउटकम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इन विच द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिसाइड्स व्हाट इज बेस्ट फॉर द क्लाइंट एंड एनकरेजेस द क्लाइंट टू एक्ट अगेंस्ट देयर ओन चॉइस, ठीक है। पेशेंट मना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मना नहीं कर रहा, हम ये बोलेंगे कि तुम्हें अभी के लिए ना ज़्यादा ज़ोर से पेन हो रहा तो तुम्हें डाइक्लोफेनाक एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहिए या फिर कोई NSAID लेना चाहिए या पेन किलर लेना चाहिए। लेकिन पेशेंट को ये पता है कि अगर पेन किलर लेगा तो फिर उससे पेप्टिक अल्सर होगा, तो वो ये सोच रहा है कि नहीं मुझे पेन किलर नहीं लेना, पर हम क्या कर रहे हैं? उसको कन्विंस कर रहे हैं, हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो भाई ले लेना चाहिए अभी, तो सो दैट देयर विल बी डिक्रीज पेन, देयर विल बी रिडक्शन इन द पेन। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो डिसीजन है, बट ये पेशेंट के लिए अच्छा है, पेशेंट के लिए अच्छा है, पर पेशेंट का जो ओन
ऑटोनॉमी है उसको हम हैम्पर कर रहे हैं। ऑटोनॉमी क्या, उसे है पता कि डाइक्लोफेनाक लेने से पेप्टिक अल्सर बाद में जाके या एक्यूट किडनी इंजरी होने का पॉसिबिलिटी है, तो फिर यहाँ पे पेशेंट का जो चॉइस है उसको हम ओवर रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारा जो डिसीजन है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू बी डोमिनेंट। ठीक है ना, इसमें हम एनकरेज कर रहे हैं पेशेंट को कि हाँ तुम ये करो। सो दैट इज कॉल्ड पैटर्नलिज्म। सो बेनिफिशियंस का ये दूसरा एक मतलब ये बोल सकते हो कि बैड इफेक्ट है बेनिफिशियंस का। So paternalism is undesirable outcome of the beneficence in which the healthcare provider decides what is best for the client and encourages the client to act against their own choice। हम इसमें पेशेंट को ज़्यादा encourage कर रहे हैं कि उसका इच्छा के अगेंस्ट जाके फिर ये ट्रीटमेंट लेना। That is called the paternalism। समझ में आया? हाँ ये ना बोलो। Yes sir, yes sir, yes sir। So now the next ethical principle is called justice। justice मतलब क्या, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना। ठीक है ना, मतलब क्या, अगर कोई मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, हमें हर एक को क्या देना, सिमिलर ट्रीटमेंट देना, ये बोलते हैं जस्टिस। ठीक है ना, कोई अगर हमारे पास एक गरीब आदमी आया या फिर गरीब तो नहीं बोलना चाहिए, फाइनेंशियली मतलब थोड़ा वीक पेशेंट आया और हम उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, बाकी जो थोड़ा सा वेल्दी वाला रिच वाला फैमिली का कोई पेशेंट आया तो फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। दिस इज कॉल्ड इनजस्टिस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ द पेशेंट्स फॉर गिविंग ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज जस्टिस। सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना। वेरासिटी मतलब बोलता है ओब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ एंड कम्युनिकेट ट्रूथफुली। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो कोई चीज़ हम गलत नहीं बोलेंगे पेशेंट को, हर चीज़ सही बोलना है, ठीक बोलना है, जो भी सच है वो सारी चीज़ बोलना है। इज कॉल्ड वेरासिटी। ओब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। ठीक है, ओब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ इज कॉल्ड वेरासिटी। ठीक है ना, पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर ये मतलब थोड़ा सा हम डिलेमा में आएंगे कि हमें ट्रूथ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई पेशेंट है मतलब जो कि नियर डेथ है और उसको डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे कि हाँ तुम मरने जा रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो डिलेमा होगा हमारे लिए। मतलब डिसीजन लेना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो हमें फैमिली मेम्बर अगर पेशेंट पूछ लिया तो फिर हमें वहाँ पे क्या बताना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू से। सो वो कंडीशन में हालांकि मतलब हमारा डिलेमा है डेफिनेटली कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पर फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं। ठीक है ना, सो ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। और कभी भी ये नहीं बोलना अगर कोई पेशेंट आया तुम्हारे पास और बोलता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, हालांकि तुम्हें पता है कि वो ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लास्ट स्टेज ऑफ द कैंसर है और वो ट्रीटमेंट ले रहा है, कोई भी केमोथेरेपी का एक्शन नहीं, मतलब क्या बोले, जैसे कि पैलिएटिव केमोथेरेपी चल रहा है और तुम्हें पता है कि वो जाने वाला है और तुम फॉल्स एश्योरेंस नहीं दे सकते कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, वैसे नहीं बोल सकते। सो दिस आर कॉल्ड ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें बोलना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा ना, वो डबडा वाला रूल आएगा। क्या, पहले वो डिनायल, देन ए मतलब क्या, एंगर, बार्गेनिंग एंड एक्सेप्टेंस। ये पता है क्या डबडा वाला रूल? डबडा किसी को पता है? हम पढ़ेंगे आगे जाके, पढ़ेंगे डबडा वाला रूल। am I audible now? Yes sir, yes sir। डी मतलब क्या बताओ? डी मतलब डिनायल, ए मतलब क्या, एंगर, बी मतलब क्या, बार्गेनिंग, एंड नेक्स्ट डी मतलब क्या, डिप्रेशन, एंड नेक्स्ट ए मतलब क्या, एक्सेप्टेंस। दिस इज कॉल्ड कुबलर-रोस। कुबलर-रोस डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग। हाँ, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। कुबलर रूल का ग्रीफ मॉडल बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो इसमें फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया
जैसे कि कैंसर डायग्नोसिस हुआ इनिशियली, वो क्या करेगा, पहले मानेगा मुझे कोई कैंसर नहीं हुआ है, हो सकता है तुम्हारा डायग्नोसिस में कुछ गलत हो, फिर गुस्सा हो जाएगा, उसके बाद बार्गेनिंग करेगा, उसके बाद बार्गेनिंग इन द सेंस मतलब ऐसे डिनायल मतलब क्या, वो मना कर देगा नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, एंगर मतलब गुस्सा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। उसके बाद बार्गेनिंग मतलब तुम्हारा कुछ ट्रीटमेंट में गलत हुआ है या फिर डायग्नोसिस में कुछ मशीन में कुछ गलत हुआ होगा, दोबारा कुछ चेक करो, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। डिप्रेशन, उसके बाद डिप्रेशन में चला जाएगा, मुझे हुआ है कैंसर क्या, ठीक है ना, हो सकता है, तो उसके बाद फिर एक्सेप्ट कर लेगा नहीं मुझे है कैंसर, तो दैट इज कॉल्ड डब रूल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताया, कुबलर रूस का ग्रिफ मॉडल में क्या आता है। तो अगर कोई पेशेंट आता है कि ना एंड मतलब कैंसर वाला पेशेंट है और वो बोलेगा कि क्या मैं ज़्यादा टाइम के लिए मतलब रहूँगा या फिर जो भी है चीज़ें, तुम्हें पता है कि वो जाने वाला है और वो पूछ लेगा, तो तुम्हें क्या बताना चाहिए, फॉल्स एश्योरेंस नहीं देना चाहिए, वी शुड टेल द ट्रूथ, क्या तुम्हारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इतना है। तो वो जाएगा क्या बताओ, ये वाला स्टेज में डब वाला, वो डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, और बाद में वो एक्सेप्टेंस होगा डेफिनेटली। तो हमें बोल देना चाहिए सो दैट द पेशेंट विल रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट आते हैं फिडेलिटी। दिस इज वन मोर एथिकल प्रिंसिपल कॉल्ड फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब क्या, जो तुम प्रोमिस किए हो करने के लिए ट्रीटमेंट, वो करना जरूरी है, टू मेंटेन द लॉयलिटी एंड कमिटमेंट। जो भी तुम क्लाइंट के साथ किए हो, जो भी प्रोमिस किए हो, दैट शुड बी फॉलोड, दैट इज कॉल्ड फिडेलिटी। सो टू डू व्हाट वन हैज प्रोमिस्ड, जो हम प्रोमिस किए हैं उसको करना, टू मेंटेन द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू द क्लाइंट, जो भी हमने कमिटमेंट किए हैं पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट देने के लिए, विल डू दैट, एंड टू बी फेथफुल टू द एग्रीमेंट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी हमने एग्रीमेंट किया है पेशेंट के साथ, जो भी हमने बताया हुआ है करने के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिया है वो सही ढंग से करना इज कॉल्ड फिडेलिटी, एंड टू डू नो रॉन्ग टू द क्लाइंट, ठीक है। सो फिडेलिटी मतलब, फिडेलिटी और वेरासिटी में क्या डिफरेंस है। वेरासिटी मतलब सही चीज जो सच है उससे बोलना, फिडेलिटी मतलब क्या, लॉयल्टी, जो भी प्रोमिस किए हैं उसे निभाना, लॉयल्टी दिखाना हमारा, और जो भी कमिटमेंट किए हैं उसे करना इज कॉल्ड फिडेलिटी, ठीक है। बीइंग फेथफुल, ये वाला टर्म भी आ सकता है यहाँ पे, फेथफुल। फिडेलिटी का ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग एथिकल प्रिंसिपल का क्वेश्चन पूछेगा। ये बताओ, एक स्टेटमेंट दिया होगा और पूछेगा कि ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है। सो क्या ये ऑटोनॉमी है, नॉन मैलिफिशेंस है, बेनिफिशेंस है, या फिर जस्टिस है, वेरासिटी है, या फिडेलिटी है। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट से तुम्हें ये दिमाग में लगाना है कि ये कौन सा वाला एथिकल प्रिंसिपल है। नाउ द टर्म कॉल्ड एथिकल डिलेमा। व्हाट इज डिलेमा? डिलेमा मतलब कन्फ्लिक्ट, ठीक है। डिलेमा मतलब कन्फ्लिक्ट, जहां पर कोई दो चीज को लेके डिसीजन बनाना कौन सा सही है इज डिफिकल्ट, ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिकल प्रिंसिपल हमने तो पढ़ा यहाँ पे, जस्टिस, वेरासिटी, फिडेलिटी। तो ये सारे एथिकल प्रिंसिपल को लेके अगर किसी को डाउट है, कन्फ्लिक्ट हो रहा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। सो एथिकल डिलेमा का और एक चीज आता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, एक हिंज डिलेमा करके आता है। हिंज डिलेमा शायद तुम लोग पढ़े होंगे साइकेट्रिक वाला टॉपिक पे, हिंज डिलेमा के रिगार्डिंग। हिंज डिलेमा अगर बीएससी क्लास में अगर पढ़ा होगा साइकेट्रिक ढंग से, तो हिंज डिलेमा के रिगार्डिंग, या फिर कोई मास्टर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग में किया है मास्टरी, तो फिर उनको पता होगा व्हाट इज हिंज डिलेमा। सो हिंज डिलेमा क्या होता है मैं बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। एथिकल डिलेमा मतलब क्या, दिस इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर एथिकल प्रिंसिपल्स। पहला वाला तो कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, एग्जाम्पल लेने से समझ में आ जाएगा। सो एथिकल डिलेमा तब एग्जिस्ट करता है व्हेन देयर इज नो करेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट। मतलब पेशेंट के लिए कोई सही ट्रीटमेंट तुम्हें नजर नहीं आ रहा, सब तुम्हें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो वो दो गलत चीज से कौन सा सही है वो चूज करना इज डिफिकल्ट, ठीक है ना। तुम्हें पता है कि सही चीज कर लेना सही है,
लेकिन लेकिन पेशेंट के लिए तुम्हारे पास ना दो ऑप्शन दिया गया, तुम ये करो और वो करो, लेकिन दोनों ही गलत है। तो दोनों गलत से सही चूजना इज डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड एथिकल डिलेमा। ठीक है ना। सो नो करेक्ट डिसीजन एग्जिस्ट, जहां पर कोई करेक्ट या राइट डिसीजन नहीं है, और यू हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स दैट आर इक्वली अनसेटिस्फैक्टरी। अनसेटिस्फैक्टरी मतलब दोनों ही गलत है। दो अल्टरनेटिव से तुम्हें चूज करना है जहां से दोनों ही गलत है, देन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द हिंज डिलेमा। हिंज करके एक आदमी था, स्टोरी सुन लो फिर समझ में आ जाएगा। सो हिंज करके एक आदमी था, ठीक है ना, और उस आदमी का जो वाइफ है उसे कैंसर हुआ था। ठीक है, और वो मतलब ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए बस एक ही ड्रग अवेलेबल है, और वो भी वो जो मॉलिक्यूल है ड्रग का, उसने एक फार्मेसी में अवेलेबल है। नियर बाय एक फार्मेसी स्टोर है, और वहाँ पे बस एक ही मेडिकेशन, ये वाला दवाई अवेलेबल है जो कि ये कैंसर को ट्रीट कर सकता है। ठीक है ना। और वो जो फार्मेसी है ना, वो कंपनी ने बनाया था ये मॉलिक्यूल, और किसी के पास ये मॉलिक्यूल अवेलेबल है नहीं, तो उसके पास अवेलेबल है। तो उसने मनमानी किया कि भाई मैं 10 रुपीज़ के बदले, मतलब अगर मैंने जो मेडिकेशन का प्राइस एक्चुअल में 10 रुपीज़ अगर है, तो उसने 10-20 टाइम्स बढ़ा के बोल रहा है, मतलब 1000 रुपया 2000 रुपया जो भी बोल रहा है, वो अपना मनमानी कर रहा है। तो हिंज के पास उतना पैसा नहीं था। उसने मेडिकल स्टोर को गया और पूछा जाके मेडिकेशन, वो बोल दिया कि ये 20 लाख रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, हालांकि ये मान के चलें 10,000 या 20,000 में हो जाता, वो बोला कि 2 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ऐसे बोल दिया। तो इसके पास तो पैसा नहीं था, उसने कलेक्ट किया। फिर तो पैसा कलेक्ट करके मतलब ये कुछ आसपास आ गया, 10 लाख के अराउंड आ गया, और 10 लाख बाकी रह गया। तो उसने जाके फार्मेसी स्टोर में जाके रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे वो दवाई दे दो, और मेरे पास अभी के लिए 10 लाख रुपया है, और जो 10 लाख रुपया है मैं बाद में चुका लूँगा धीरे धीरे करके, या फिर मुझे कोई भी तरीके से ये मेडिसिन दे दो सो दैट मेरा वाइफ जो है ना वो बच जाए। तो उसने रिक्वेस्ट जाके किया, और फार्मेसी स्टोर जो है ना वो मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं देना, और मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और मुझे पैसा तो बनाना होगा। तो उसने मना कर दिया। तो फिर ये क्या हुआ, हिंज वो अपना जो पैसा वगैरह वो लेके आ गया, बीबी को देखा, बीबी पूरा मतलब पड़ी हुई है, और तबीयत बहुत ख़राब है। तो उसे कुछ दिमाग में, अच्छा मतलब मेरा आवाज़ आ रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, सर तो वो पड़ी हुई है। यस बोलो। सर आप ये बोले थे जो पेडियाट्रिक का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो कॉग्निटिव थ्योरी में बोले थे आपने। हाँ, वो कॉग्निटिव थ्योरी वाला स्टेज में आई थिंक सो बताया होगा, जब मैंने आई थिंक सो कोलबर्ग थ्योरी जब पढ़ाया होगा। हाँ सर, कोलबर्ग थ्योरी, यस, कोलबर्ग थ्योरी में ये आता है हिंज डिलेमा। ओके, सो ये हिंज डिलेमा तब जाके वो मतलब वाइफ के लिए ना वो मेडिकेशन तो नहीं ला पाया, क्योंकि वो मना कर दिया फार्मेसी स्टोर ने, और वो फार्मेसी स्टोर जैसे मना कर दिया, इसको और कुछ सुझाव नहीं आया कि मुझे क्या करना। रात को गया, तोड़ दिया फार्मेसी स्टोर, तोड़ के फिर चोरी करके वो मेडिकेशन लेके आया और दवाई दिया वाइफ को। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है क्या वो वैसे करना चाहिए था या नहीं, दैट इज कॉल्ड डिलेमा। देखो दोनों डिलेमा क्या है यहाँ पे, डिलेमा ये है, एक है चोरी करके लाना, क्या ये सही था? नंबर टू, अगर चोरी करके नहीं लाता तो फिर वाइफ का हालत खराब होता और वो डेथ हो जाती। ठीक है ना, मतलब डेड हो जाती। तो दोनों में कंफ्यूजन है, बात समझ में आ रहा है ना? एक को बचाना है तो बचाने के लिए चोरी करना है, ठीक है ना? तो क्या सही है यहाँ पे? तो ये आता है कन्फ्लिक्ट वाला स्टेज, जहां पर दोनों ही गलत है। गलत क्यों है बताओ? नंबर 1, अगर वो चोरी करके नहीं लाता तो फिर वाइफ मर जाती, हाँ या ना बोलो? लेकिन सिमिलर कंडीशन तो अलग और भी कुछ लोगों का तो होगा ना फिर। जैसे वाइफ, इस जो हिंज का वाइफ है ना, वो जैसे हालत है, और भी तो कोई पेशेंट्स होगा,
वही तो सेम हालत होगा। तो क्या ये सही तरीका है? मतलब मेडिकेशन को चोरी करके लेके आना, ये गलत हुआ, क्योंकि सिमिलर कंडीशन और भी पेशेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, चोरी करके लाना, क्या ये सही है? ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, इसे बोलते हैं डिलेमा। नहीं लाता तो वाइफ मर जाती। तो ये मतलब आता है जहाँ पर डिसीजन लेना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वाला सिचुएशन से उभर के आना, ये वाला सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या है? रिटन प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है ना। जब हम आते हैं ऐसा स्टेज में जहाँ पर डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं, जहाँ पर हमारा दिमाग में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कन्फ्यूजन आता है, सो यू हैव टू गो थ्रू द कोड ऑफ एथिक्स। तो वहाँ पे हमें बताया गया है रूल्स कि हमें ये स्टेज में क्या करना है। बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो, सो वी हैव दिस प्रिंसिपल्स एंड देन दिस इज द एथिकल डिलेमा। So ethical dilemma मतलब क्या? The conflict between two or more ethical principles, and there is when there is no correct decision exists, and the nurse has to make a choice between two different alternatives that are equally unsatisfactory. That is called ethical dilemma. Now let's talk about what are the ethical issues or legal issues. तो इसमें आता है क्या? पहले टॉर्ट लॉ आता है। What do you mean by tort? Tort मतलब is a civil wrong committed against a person or person's property। कोई चीज़ गलत करना, कोई मतलब पर्सन के अगेंस्ट या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट गलत करना इज कॉल्ड एज व्हाट? टॉर्ट लॉ। अभी टॉर्ट लॉ दो तरह का आता है क्या? एक है इंटेंशनल और दूसरा नॉन इंटेंशनल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल टॉर्ट? इनमें से कौन सा एक इंटेंशनल टॉर्ट नहीं है? ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा एबीसीडी करके। इंटेंशनल में क्या क्या आता है? असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड इन्वाजन ऑफ द प्राइवेसी। नॉन इंटेंशनल में आता है नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस इज कॉल्ड नॉन इंटेंशनल। इंटेंशनल में क्या आ रहा है? असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड इन्वाजन ऑफ प्राइवेसी। तो हर एक को हम पढ़ेंगे इंटेंशनल के अंदर। पहले असल्ट देखते हैं। सो असल्ट मतलब क्या? असल्ट occurs when the person puts another person in fear of a harmful or offensive contact। सिंपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम थ्रेटनिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल असल्ट का मतलब क्या आ रहा है? रेज देयर हैंड्स। हमने क्या किया? कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, हमने हाथ उठाया, मतलब पेशेंट को मारा नहीं, ठीक है ना। पेशेंट को हमने बताया कि तुमने ये मेडिकेशन खाना है तुम्हें, या फिर तुम्हें ये चीज़ करना, या फिर तुम्हें बेड में नहीं बैठना। अगर वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया और हम हाथ उठा लिए, मारा नहीं उसको पर हाथ उठाया, ठीक है ना, हमने टच नहीं किया, कंटैक्ट नहीं हुआ, फिजिकल कंटैक्ट नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड असल्ट। ठीक है ना। अगर फिजिकल कंटैक्ट हो जाता है वो है बैटरी। बात समझ रहे हो? हम हाथ उठाया, मारा नहीं, कॉल्ड असल्ट। अगर मार देते तो फिर होता बैटरी। ठीक है ना। येलिंग मतलब क्या? साउट करना, गाली बुलाना या फिर जोर से कुछ बोलना। येलिंग एट ए फैमिली मेंबर्स ग्रैब्स ए की एंड थ्रेटन्स टू लॉक देम इन ए रूम इफ दे डोंट काम डाउन। अगर कुछ बातें चल रहा है और फैमिली मेंबर्स को हम दबाना चाहते हैं और बोल दिए, फैमिली मेंबर्स को गाली बुलाया और बोले, चाबी पकड़े और थ्रेटनिंग किया, अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तुम ये रूम में लग करके चला जाऊंगा फिर। सो यू आर नॉट टचिंग एनीबडी बट यू आर थ्रेटनिंग, दैट इज कॉल्ड असल्ट। सो असल्ट में क्या होता है? वी आर नॉट डायरेक्टली फिजिकल कंटैक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है, बट वी आर थ्रेटनिंग और कुछ ऐसे चीज़ें करते हैं जहाँ पर पेशेंट को डर लगने लगता है, ठीक है ना। सो इन विक्टिम द विक्टिम फियर्स, द विक्टिम है, विक्टिम यहां पर कौन है? द विक्टिम्स आर द फैमिली मेंबर्स एंड द पेशेंट। हाँ या ना बोलो? फैमिली मेंबर्स एंड द पेशेंट, दीज आर द विक्टिम्स। सो विक्टिम्स को डर लगता है और बिलीव होता है कि कोई उसे उसके साथ ना कोई हार्म होगा या इंजुरी होगा, बिकॉज ऑफ दैट थ्रेट इज कॉल्ड एज असल्ट। बात समझ में आ रहा है क्या?
हम थ्रेटनिंग देते हैं, Yes, sir. पर उसको कोई फिजिकल कांटेक्ट में कुछ फिजिकली कुछ इंजरी नहीं देते, दैट इज कॉल्ड असल्ट। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. कुछ फिजिकल इंजरी नहीं Yes, हो रहा, यहाँ पे हम बस थ्रेटनिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड असल्ट। बैटरी मतलब क्या आता है? दिस इज अगेन इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब इंटेंशनली कुछ करना, जानबूझ के कुछ करना। इंटेंशनली टचिंग विदाउट कंसेंट, पेशेंट को टच करना, मारना, फिजिकल इंजरी कराना, ठीक है ना, इंजेक्शन ठोक देना, समझ रहे हो? कंसेंट ना लेके इंजेक्शन दवाई ठोक देना, दैट इज कॉल्ड बैटरी। सो बैटरी इज एन इंटेंशनल टचिंग विदाउट कंसेंट। हमने पेशेंट का टच नहीं किया, पेशेंट को टच नहीं किया, आई मीन सॉरी, कंसेंट नहीं लिया और उसको मतलब क्या दे दिया? इंजेक्शन दे दिया। द कॉन्टैक्ट इज हार्मफुल टू द पेशेंट एंड कॉज एन इंजुरी। ये जो हमने टच किया या फिर कुछ भी किया, दैट इज हार्मफुल टू द पेशेंट एंड कॉजेस एन इंजुरी, और इट इज मेयरली ऑफेंसिव टू द पेशेंट्स डिग्निटी, या फिर दिस इज ऑफेंसिव। पेशेंट को ये ऑफेंस है, पेशेंट को बुरा लग रहा है, पेशेंट को मतलब ऑफेंसिव मतलब क्या? यहाँ पे ऑफेंसिव मतलब इसको एग्जैक्टली ओडिया में नहीं बता सकता क्या, या फिर हिंदी में नहीं बता सकता। ऑफेंस मतलब समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ, मतलब पेशेंट का डिग्निटी मतलब सम्मान, पेशेंट का सम्मान में कुछ हानि पहुंचना। ऑफेंसिव मतलब हानि यहाँ पे पहुंचना, ठीक है ना? तो वो बोलते हैं बैटरी। अगर हम फिजिकली कुछ टच करते हैं या फिर कुछ ऐसे मारपीट करते हैं या फिर इंजेक्शन ठोक देते हैं जिसके वजह से पेशेंट का डिग्निटी में कोई हैम्पर होता है, दैट इज कॉल्ड बैटरी। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो नोट करना है वो है फिजिकली टच करना। असल्ट में क्या होता है? वी आर नॉट फिजिकली टचिंग, बट बैटरी में फिजिकल टच होता है। सो एग्जाम्पल इज गिविंग एन इंजेक्शन विदाउट पेशेंट्स कंसेंट। पेशेंट का कंसेंट ना लेके एक इंजेक्शन दे देना इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस। यहाँ पे असल्ट, असल्ट मतलब क्या? जो पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है, असल्ट का मतलब क्या है? थ्रेटनिंग टू कॉज हार्म। हम थ्रेट कर रहे हैं कि तुम देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुम नहीं मानोगे तो फिर बंद कर देंगे तुम्हें रूम के अंदर, दैट इज कॉल्ड असल्ट। वी आर नॉट टचिंग द पेशेंट। बैटरी में क्या होता है? वी आर कॉजिंग एक्चुअल हार्म, यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट होता है। सो दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या? दिस इज अगेन इंटेंशनल अनलॉफुल कन्फाइनमेंट ऑफ ए पर्सन। कन्फाइनमेंट मतलब क्या? कन्फाइनमेंट मतलब क्या? किसी को एक बाउंड्री के अंदर रोक लेना, समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड कन्फाइनमेंट, ठीक है। अगेंस्ट देयर विल, पेशेंट का मन नहीं है रहने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल के अंदर उसको रूम के अंदर लॉक कर देना, दैट इज कॉल्ड कन्फाइनमेंट, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। मे बी फिजिकल रिस्ट्रेंट हो सकता है। अगर पेशेंट बोलेगा कि नहीं मैं ये ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, तुम क्या करोगे ना, बेड के साथ ना रिस्ट्रेंट बांध के, हाथ पैर पूरा बांध लिया बेड में और उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसे अलाउ नहीं होता है, बात समझ रहे हो। सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अकर्स व्हेन द क्लाइंट इज नॉट अलाउड टू लीव अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब हम अलाउ नहीं करते कि तुम हॉस्पिटल छोड़ के जाओ। व्हेन देयर इज नो लीगल जस्टिफिकेशन टू डिटेन द क्लाइंट, पेशेंट को रखने के लिए कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तुम पेशेंट को रोक रहे हो, हॉस्पिटल के अंदर रहो, हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। द पेशेंट हैज एवरी राइट टू डिनाई द ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट को मना कर सकता है कि मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, ऑटोनॉमी, ठीक है ना। सो वी हैव टू रेस्पेक्ट द पेशेंट्स ओन डिसीजन मेकिंग। सो फॉल्स imprisonment should not be there. We should not even threaten the patient to keep within the hospital or within a bed. जब हम रिस्ट्रेंट कर देते हैं ना, वो पेशेंट रुक जाता है, ठीक है ना। जैसे कि फिजिकली हाथ पैर बांध देना, ठीक है ना, रिस्ट्रेंट बाय थ्रेट, ठीक है ना। अगर तुम बाहर जाओगे तो फिर दोबारा हॉस्पिटल में हम तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं देंगे, वैसे वाला कुछ भी थ्रेटनिंग देना और पेशेंट को रोकना हॉस्पिटल के अंदर इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बात समझ रही हो? इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब नाम तो सुना होगा,
डिफेमेशन का केस डाल देते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं बेसिकली, कोई ऐसा वैसा बोल दिया तो नाम पे बोल, मतलब कोई दूसरा एक सेलिब्रिटी, कोई दूसरा सेलिब्रिटी, मतलब एक सेलिब्रिटी है दूसरा सेलिब्रिटी के ऊपर कुछ ऐसे ओपिनियन दे दिया तो उसका क्या हुआ, सम्मान हानि हो गया, सो वो डिफेमेशन केस दे देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफेमेशन, पेशेंट का डिफेमेशन करना। ठीक है ना। सो द फॉल्स कम्युनिकेशन, मतलब मान के चलते हैं पेशेंट, मतलब पेशेंट है तुम्हारे पास और बोल देना कि उसे HIV हुआ है। ठीक है ना। तो वो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट का सम्मान हानि हुआ, हाँ या ना बोलो। सो दिस इज कॉल्ड डिफेमेशन। तो नहीं बोल सकते वैसे ना। सो आइदर यू कैन डिफेम ए पेशेंट बाय डूइंग आई मीन राइटिंग समथिंग और बाय डूइंग वर्बली। ठीक है ना। वर्बली किसी को डिफेम कर सकती या फिर लिख के डिफेम कर सकते हैं। लिख के मतलब पोस्टर लगा देंगे कि भाई यहाँ पे HIV वाला पेशेंट है। ठीक है ना। तुमने बोला कुछ नहीं है, पेशेंट बेड में सोया हुआ है, HIV लिख देंगे, छोड़ देंगे, दैट इज कॉल्ड राइटिंग, राइटिंग फॉर्म में। या फिर जो पेशेंट का मतलब है नोट शीट वगैरह, वहाँ पे कुछ लिख देंगे। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बोला, थोड़ी ना हम HIV लिखेंगे, पर ऐसे कुछ लिख देंगे या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड डिफेमेशन। सो डिफेमेशन राइटिंग फॉर्म में हो सकता है या फिर वर्बल फॉर्म में हो सकता है। अगर राइटिंग फॉर्म है दैट इज कॉल्ड लाइबल। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। डिफेमेशन रिटन फॉर्म में जो है उसे क्या बोलते हैं, रिटन फॉर्म ऑफ डिफेमेशन इज कॉल्ड लाइबल, वर्बल फॉर्म ऑफ डिफेमेशन इज कॉल्ड स्लैंडर। सो दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी है। सो व्हाट इज लाइबल एंड व्हाट इज स्लैंडर। तो स्लैंडर मतलब क्या, वर्बल डिफेमेशन, एंड लाइबल मतलब रिटन डिफेमेशन। बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो, जिसे मानहानि बोलते हैं ना, याद है क्या, मानहानि केस दे देते थे, नाम तो सुना होगा ना, मानहानि केस देना। सो वो वाला यहाँ पे है लाइबल एंड स्लैंडर। किसी ने अगर रिटन कुछ बोल दिया तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है ना, तो वो बोलते हैं लाइबल। अगर कुछ बोल के तुम्हारा मानहानि किया, दैट इज कॉल्ड वर्बल और स्लैंडर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज द अनइंटेंशनल टॉर्ट। अनइंटेंशनल में क्या आता है, नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। ठीक है। सो नेग्लिजेंस में क्या आ रहा है, नेग्लिजेंस मतलब फेलियर टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड केयर। जो स्टैंडर्ड केयर हमारे पास अवेलेबल है एज पर द गाइडलाइन, उसे ना देना। ठीक है ना। ना देना मतलब फेल होना, मतलब नहीं दे पाना। ठीक है ना, इज कॉल्ड नेग्लिजेंस ड्यू टू केयरलेस बिहेवियर। ड्यू टू केयरलेस बिहेवियर इज कॉल्ड एज नेग्लिजेंस। तुम्हें पता है, हाँ दे देंगे, टाइम है, ये वो, ठीक है ना, और तुम्हें बोला गया है कि पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना है या फिर सर्जरी देना है, या फिर पेशेंट का ना कोई मतलब डिलीवरी वाला पेशेंट आया और तुम्हें डिलीवरी मतलब करने के लिए देर कर रहे हो कि नहीं करना भाई अभी, ठीक है ना, मन नहीं है, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। ड्यू टू केयरलेस बिहेवियर, फेल्यूर टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड केयर इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस कैन इंक्लूड एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड एक्ट्स ऑफ ओमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड एक्ट्स ऑफ ओमिशन। एक्ट्स ऑफ कमीशन मतलब क्या एंड एक्ट्स ऑफ ओमिशन मतलब क्या। एक्ट ऑफ कमीशन बोलता है डूइंग समथिंग रॉन्ग। डूइंग समथिंग रॉन्ग इज कॉल्ड एक्ट ऑफ कमीशन। एंड एक्ट ऑफ ओमिशन बोलता है फेलिंग टू डू राइट थिंग। फेलिंग टू डू राइट थिंग, that is called act of omission. act of omission and act of commission. commission बोलता है कुछ गलत कर देना, और act of omission बोलता है कुछ फेल, मतलब यहाँ पे omission मतलब क्या, omit, ठीक है ना, कुछ चीज़ है जो कि हमने omit कर दिया। omit मतलब क्या, यहाँ पे फेल, कुछ चीज़ नहीं करना। फेल टू डू राइट थिंग, कुछ जो सही चीज़ है उसे ना करना, इज कॉल्ड omission. commission मतलब जो चीज़ हम करना चाहिए था उसे गलत तरीके से कर दिया। डूइंग समथिंग रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ कमीशन. सो बोथ आर कमिंग अंडर नेग्लिजेंस.
ठीक है, आइदर कुछ गलत कर देंगे या फिर कुछ चीज जो सही है उसे ना करना, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। द नर्सिंग ऑफिसर हु डज नॉट मीट अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर मे बी हेल्ड लायबल। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है, ठीक है ना, जो पेशेंट का, तो हम बेसिकली हैंड ओवर लेते हैं, जो पेशेंट को लिया हुआ है हैंड ओवर, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, मतलब ये स्टैंडर्ड केयर अगर नहीं देती है, सो देन ही हैज टू और सी हैज टू फेस द कंसिक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर पर फेलिंग टू रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए पेशेंट चार्ट। पेशेंट चार्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना लिखना, हाँ लिख देंगे, टाइम हो गया, भूल के आ गए, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। नॉट असेसिंग पेशेंट्स कंडीशन सच एज ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल ऑन टाइम। ऑन टाइम में पेशेंट का कंडीशन को मॉनिटर ना करना। एरर्स व्हेन एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन, IM देना था IV दे दी, ठीक है। फेलिंग टू रिपोर्ट टेस्ट रिजल्ट्स टू ए डॉक्टर और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो रिपोर्ट को हमें बताना चाहिए था फिजिशियन को या डॉक्टर को, ना बताना, दिस आर ऑल्सो कमिंग अंडर नेग्लिजेंस। नाउ व्हाट इज माल प्रैक्टिस? माल प्रैक्टिस मतलब इम्प्रॉपर, इलीगल और नेग्लिजेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी और ट्रीटमेंट। नेग्लिजेंस मतलब क्या, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो, माल प्रैक्टिस ऑल्सो ए टाइप ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस मतलब एग्जैक्टली हम मतलब माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस को अगर डिफरेंशिएट करें, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। So there is a very thin line to differentiate these two different terminologies. So negligence में क्या आता है? So negligence में तुम कुछ चीज़ें मतलब जानबूझ के और केयरलेस बिहेवियर के थ्रू नहीं कर रहे हो। माल प्रैक्टिस मतलब क्या? यहाँ पे गलत चीज़ कर देना, ठीक है ना। वहाँ पे हम ज़्यादातर नेग्लिजेंस में नहीं करते हैं, माल प्रैक्टिस में गलत चीज़ कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इम्प्रॉपर, इलीगल, नेग्लिजेंट प्रोफेशनल एक्टिविटी। इम्प्रॉपर एक्टिविटी, इलीगल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे नेग्लिजेंस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मान के चलते हैं, यहाँ पर इम्प्रॉपर इलीगल ट्रीटमेंट दे देते हैं। पर कुछ ऐसे होता है जैसे कि द एक्ट ऑफ ओमिशन एंड एक्ट ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या आता है? एक्ट ऑफ कमीशन, डूइंग समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे गलत कर देना, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर माल प्रैक्टिस। सो नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस आर very difficult to differentiate, but anyway माल प्रैक्टिस के अंदर क्या आ रहा है? एरर्स व्हेन एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा रिगार्डिंग नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस डिफरेंट थिंग्स। फेलियर टू, यहाँ पे नेग्लिजेंस के रिगार्डिंग ज़्यादा ओरिएंटेड है कंपेयर टू माल प्रैक्टिस। थिंक ऑफ नेग्लिजेंस का ये सारे एग्जाम्पल्स है। फेलियर टू प्रोवाइड ए सेफ एनवायरमेंट टू द क्लाइंट, पेशेंट को सेफ एनवायरमेंट ना देना। फेलियर टू फेल मतलब ये समझ लो, ना देना मतलब जानबूझ के यहाँ पे ना देना, ठीक है। फेलियर टू फॉलो द पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स। हाँ, यहाँ पे जानबूझ के नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस आर नॉट लाइक इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, यहाँ पे जानबूझ के नहीं बोल सकते। फेलियर टू फॉलो पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर, हो सकता है कि मतलब जो नया पॉलिसी या कुछ प्रोसीड्योर आया हुआ है और तुम अपडेट नहीं हो, ठीक है। मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो नया गाइडलाइन है वो आया और तुमने वो PDF को देखा नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पॉलिसी और जो प्रोसीड्योर्स नया वाला आया हुआ है तुम्हें पता नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेग्लिजेंस। तुम्हें पता नहीं है, इंटेंशनल तुम जाके ना वो पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर जो नया वाला है, मान के चलते हैं कुछ मेडिकेशन के रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल आया, या फिर एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसे IV फ्लूइड्स हैं जहाँ पर राइगर होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर बैच नंबर का कुछ मेडिकेशन है जिसका साइड इफेक्ट आ रहा, और तुम्हें वो PDF आया ग्रुप में या इन्फॉर्मेशन आया और तुमने वो देखा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे जब गया ट्रीटमेंट के लिए, वो बैच नंबर का मेडिकेशन तुमने दे दिया और पेशेंट का कुछ हार्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने जानबूझ के वो नहीं किया, पर यहाँ पे नेग्लिजेंस कहाँ पर हुआ? जहाँ पर तुमने पढ़ना चाहिए था, अपडेट रहना चाहिए था इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तुम्हारा नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड फेलियर टू फॉलो द पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स, ठीक है। फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू और करेक्टली इम्प्लीमेंट न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स।
फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू और करेक्टली इम्प्लीमेंट न्यू और एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स। हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिस ठीक से ना हो, या फिर तुम्हें पता नहीं हो, मतलब जो नया रूल्स रेगुलेशंस आया हुआ है। मेडिकेशन एरर्स दैट रिजल्ट्स इन इंजरी टू द क्लाइंट। कोई भी तुम्हें मेडिकेशन, मतलब आईएम देना था आईवी दे दी, सबक्यूटेनस देना था आईएम दे दी, वैसे कुछ हुआ। या फिर मान के चलते हैं कुछ मेडिकेशन अलग लिखा है, पीसीएम लिखा है, सीपीएम दे दी, ठीक है ना। वैसे मेडिकेशन एरर ज़्यादातर होता है। पीसीएम मेडिकेशन विच आर लुकिंग अलाइक और साउंड अलाइक, ज़्यादातर मेडिकेशन एरर होता है, जैसे कि पीसीएम टू सीपीएम, ठीक है ना। पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, तुम दे दी क्या, क्लोरफेनिरामाइन। तो वैसे मेडिकेशन एरर ज़्यादातर होता है। मेडिकेशन साउंड अलाइक एंड लुक अलाइक, जैसे कि ऑन्डेनसेट्रन होता है, क्लोरफेनिरामाइन होता है, वो देखने के लिए सिमिलर टाइप का होता है। तो वैसे लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, वैसे मेडिकेशन एरर ज़्यादातर हो जाता है। सो मेडिकेशन एरर्स दैट रिजल्ट्स इन इंजुरी टू द क्लाइंट। या फिर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स सच एज इनकरेक्ट फ्लो रेट, ठीक है ना। फ्लो रेट तुम्हें बताया गया था, मान के चलते हैं 1 मिनट में 20 ड्रॉप्स देना है, तुमने दे दिया 100 ड्रॉप्स, पेशेंट का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है ना। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरर्स सच एज incorrect flow rate, failure to monitor the flow rate that results in injury to the client, failure to monitor for and take action in the events of infiltration, phlebitis, circulatory overload or other complication following IV therapy। IV therapy के दौरान तुम्हें मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट को, अदरवाइज क्या होगा, इधर इन्फिल्ट्रेशन होगा या फ्लेबाइटिस होगा या फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा। अगर ज़्यादा IV फ्लूइड दे दी तो तुम्हें यहाँ पे सर्कुलेटरी ओवरलोड को मैनेज करने के लिए इनपुट आउटपुट देखना चाहिए। अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो फिर ओवरलोड होगा। फ्लेबाइटिस इन्फिल्ट्रेशन तब होगा, अगर फ्लेबाइटिस कब होगा, जब मान के चलते हैं कुछ ऐसे मेडिकेशंस दिए जहाँ पर फ्लेबाइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा वाला, अगर कैल्शियम क्लोराइड दे देते हैं या फिर पोटासियम का दे देते हैं, पोटासियम क्लोराइड, नॉट कैल्शियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड ज़्यादातर फ्लेबाइटिस करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बड़ा वाला वेन में देख के हम देते हैं। सो पोटासियम क्लोराइड दे दिए और हमें पता है फ्लेबाइटिस होने वाला है और मॉनिटर नहीं किए, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी। मतलब आईवी कैनुला जब लगाते हैं वो आईवी वेन के थ्रू जाता है, और कभी कभी क्या होता है वो वेन से डिवेट होके चला जाता है टिश्यू के अंदर, तब जाके इन्फिल्ट्रेशन होता है। आई थिंक सो इन्फिल्ट्रेशन एंड फ्लेबाइटिस दोनों, जब मैं आईवी कैनुलेशन के रिगार्डिंग क्लास लिया था तब मैंने बताया था व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन एंड फ्लेबाइटिस। और रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, रिगार्डिंग सर्कुलेटरी ओवरलोड ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। सो वहाँ पे आईवी थेरेपी जब क्लास लिया था वहाँ पे आई थिंक सो बताया हुआ है सारा चीज़ें। सो फेलियर टू मॉनिटर एंड टेक एक्शन इन द इवेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, जब इन्फिल्ट्रेशन होता है मॉनिटर पहले से ना करना या फिर कुछ एक्शन ना लेना। इन्फिल्ट्रेशन हो गया, कुछ नहीं कर रहे हो, पहला काम है क्या, स्टॉप द आईवी फ्लूइड एंड देन रीसाइट, है ना। देन फ्लेबाइटिस वाला केस में वही सेम चीज़ होता है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वीआईपी स्कोर एज वेल। वीआईपी स्कोर के रिगार्डिंग बताया हुआ था मैंने, फ्लेबाइटिस का स्कोरिंग है ना, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ फ्लेबाइटिस। तो ये वाला वीआईपी स्कोर बताया हुआ है मैंने, जब ये मतलब आईवी थेरेपी बताया हुआ था वो क्लास में बताया हुआ है मैंने फ्लेबाइटिस का स्कोरिंग के रिगार्डिंग। यहाँ तक कोई डाउट बताओ। दिस आर द नेग्लिजेंस स्टेटमेंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। ये सारे चीज़ें हैं जहाँ पर हम पेशेंट को नेग्लेक्ट कर लेते हैं एज जनरल, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो नेक्स्ट, यस सर। फेलियर टू यूज असेप्टिक टेक्निक। हाँ बोलो, कुछ डाउट पूछ रहे हो क्या? नो सर। ओके फाइन। सो नेक्स्ट आते हैं फेलियर टू यूज असेप्टिक टेक्निक व्हेन इंडिकेटेड। कोई भी प्रोसीड्योर हम कर रहे हैं और वहाँ पे असेप्टिक टेक्निक नहीं लिए, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नेग्लिजेंस। फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर दैट रिजल्ट्स इन अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी एंड प्रेशर इंजुरी। हमने पेशेंट को ठीक से केयर नहीं दिया जिसके वजह से क्या हुआ, प्रेशर अल्सर हुआ या बेडसोर हो गया या फिर स्किन का कुछ इंजुरी हुआ, दैट इज कॉल्ड द नेग्लिजेंस। फेलियर टू चेक इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ इक्विपमेंट हमारे पास है, ट्रीटमेंट मतलब एक इमरजेंसी वाला पेशेंट आया, देखा कि इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नेग्लिजेंस, बिकॉज वी शुड बी केयरफुल
कि पहले से वो सारे इक्विपमेंट फंक्शनल होना चाहिए। अगर कुछ फंक्शनल नहीं है देन यू शुड रिपोर्ट इमीडिएटली टू द हायर अथॉरिटी। ठीक है, सो फेलियर टू चेक द इक्विपमेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ये भी हमारा काम होता है। हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग देन यू हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली। बर्न्स sustained by the client as a result of failure to monitor bath temperature और equipment। कुछ ऐसे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मतलब हमें हॉट एप्लीकेशन देना है, या फिर पेशेंट का बाथ देने के लिए जो वाटर का टेम्परेचर है हमने वो चेक नहीं किया और पेशेंट बर्न हो गया, बर्न इंजरी हुआ उसको। ठीक है, और टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम स्पिल्स ऑफ हॉट लिक्विड्स और फूड। ऐसे पेशेंट को ना हमने मान के चलते हैं फीडिंग दे रहे हैं और इसमें जो है डाइट जो है वो ज़्यादा हॉट है, तो वैसा अगर करते हैं तो इसमें बर्न इंजरी होता है पेशेंट का। अगर वैसे होता है तो हम बोलेंगे कि दिस आर गोइंग टू बी अ नेग्लिजेंस एक्टिविटी। एरर्स इन स्पंज, इंस्ट्रूमेंट और नीडल काउंट्स इन सर्जिकल केसेस। सर्जरी हो रहा है वहाँ पे स्पॉन्ज काउंट ठीक से नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट काउंट ठीक से नहीं किया, नीडल काउंट ठीक से नहीं हुआ, सो दिस आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, और सुना होगा बहुत सारा न्यूज़ जहाँ पर क्या होता है कटन रह जाता है, कभी कभी एक सीजर रह जाता है सर्जरी के दौरान, सुना है ना वैसे न्यूज़ सारे। यस सर, मॉप भी रह जाता है। सो दिस आर ऑल्सो टाइप ऑफ, हाँ हाँ बोलो। नहीं तो सर, वैसे बोल रहे थे मॉप भी रह जाता है, मॉप। हाँ, मतलब कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हुआ, कुछ कटन हुआ, वो कुछ भी रह जाता है अंदर, नीडल रह जाता है, स्पॉन्ज रहना मतलब क्वाइट कॉमन। तो इसलिए पहले से काउंट होता है और निकलने के बाद भी काउंट किया जाना जरूरी है। जो कभी कभी रह जाता है दिस आर ऑल्सो कॉल्ड नेग्लिजेंस एक्टिविटीज़। फेलियर टू प्रॉपरली डेलीगेट एंड सुपरवाइज, मतलब अपना जो काम है, डेलीगेशन मतलब क्या, डेलीगेशन मतलब है अपना काम को दूसरे को देना। ठीक है ना, अपना काम जो है दूसरे को देना इज कॉल्ड डेलीगेशन। जब हम मान के चलते हैं, जब हैंड ओवर टेक ओवर देते हैं उस टाइम पे ठीक से अगर बताया नहीं तो उस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी सम प्रॉब्लम और इंजरी टू द पेशेंट। सो अप्रोप्रिएट डेलीगेशन होना चाहिए। या फिर अगर हम किसी को दे के जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम 100% उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जब हम सुपरवाइज कर रहे हैं वही हमें प्रॉपरली सुपरवाइज करना चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं। फेलियर टू एडिक्वेटली मॉनिटर ए क्लाइंट्स कंडीशन, क्लाइंट का कंडीशन को अगर ठीक से हमने मॉनिटर नहीं किया। फेलियर टू रिपोर्ट चेंजेस इन द क्लाइंट्स कंडीशन, क्लाइंट कंडीशन अगर कुछ डिटोरिएट हो रहा है हम रिपोर्ट नहीं किए, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ नेग्लिजेंस। फेलियर टू गिव ए रिपोर्ट और गिविंग एन इनकम्प्लीट रिपोर्ट टू द अनकमिंग शिफ्ट पर्सनल, जो हम जब शिफ्ट के दौरान जब हैंड ओवर देते हैं उस टाइम पे हमने ठीक से रिपोर्ट नहीं दिया या फिर इनकम्प्लीट रिपोर्ट दिया रिगार्डिंग ए पेशेंट, तो फिर वो भी एक नेग्लिजेंस है। फेलियर टू कन्वे डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस टू द क्लाइंट, अगर पेशेंट को हमने डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं दिया कि तुम घर में जाके ये मेडिकेशन वैसे खाओगे, ऐसा एक्सरसाइज करना है, ये चीज़ वो चीज़ करना है, अगर हमने ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द ethical principles that you should remember. So the today's class was absolutely on OT zoning, which is very important, and along with the ethical principles and ethical principles and issues. ये बहुत important class है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये ethical principles से, ethics से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। आज मैं ये वाला PDF ना ग्रुप में भेज दूंगा और सब लोगों को ये एथिक्स को दोबारा पढ़ना ज़रूरी है और याद रखना ज़रूरी है। आज मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, आज डेफिनेटली इसको आधा घंटा पढ़ो एथिक्स को, क्योंकि ओटी जोन उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, तुम पढ़ लोगे। एथिक्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, और आज मैंने एग्जाम्पल बताया, अगर अभी आधा घंटा पढ़ लोगे सो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं बोला कि PDF दे दूँगा, क्योंकि अभी पूरा वीडियो को देखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर वीडियो पूरा शुरू से एंड तक देखा है तो PDF विल हेल्प यू, मतलब टू ओवरलुक, मतलब थोड़ा सा जाने के लिए जल्दी रैपिडली देखने के लिए इजी होगा PDF अगर दे दूं, इसलिए PDF में दूंगा ग्रुप में, ये देख लेना। ठीक है, बंद करूं क्लास? यस सर, थैंक यू। लेकिन दोनों इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखना। ठीक है।
चल